हेलो फ्रेंड्स, फ्लैश के इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपका स्वागत है। फ्लैश में न्यू फाइल खोलने के लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है, जिसमें से सबसे बेसिकली है एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 या एक्शन स्क्रिप्ट 2.0। और भी कई एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एडोबी एयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए आईफोन प्लेटफॉर्म के लिए आईफोन फाइल्स। एक्शन स्क्रिप्ट या कोडिंग वगैरह कुछ लिखनी है तो हम फ्लैश जावा स्क्रिप्ट्स या एक्शन स्क्रिप्ट्स फाइल्स का यूज़ करेंगे। फ्लैश में बेसिकली हमारे पास दो फाइल फॉर्मेट हैं। इसमें से पहला है .fla और सेकंड है .swf। .fla फाइल हमारी होती है फ्लैश की रॉ फाइल और .swf फाइल होती है हमारी आउटपुट फाइल, जिसे हम शॉक वेव फाइल भी कहते हैं। फ्लैश का हम मेनली यूज़ करते हैं वेब डिज़ाइनिंग्स के अंदर और गेम डेवलपमेंट्स के अंदर। फ्लैश डिज़ाइनिंग की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उसके लिए मैं एक वेब पेज खोल लेता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर ये एनिमेटेड बैनर्स चल रहे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एनिमेशंस हैं। तो इस तरह के एनिमेशन हम फ्लैश के अंदर डिज़ाइन करते हैं। और भी कई तरह के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक एनिमेटेड गैलरी है फ्लैश में बनी हुई। आपने कई सारी फोटोग्राफिक साइट्स पे या काफ़ी सारी ऐसी साइट्स देखी होंगी जहाँ पर ऐसे इंटरेक्टिव फ़ोटो गैलरीज़ हैं। ये सब फ्लैश में डिज़ाइंस होती हैं। फ्लैश में हम और भी काफ़ी तरह के काम कर सकते हैं, जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो या हम पूरी की पूरी साइट भी फ्लैश के अंदर डेवलप कर सकते हैं। फ्लैश बेसिकली और 2D एनिमेशन के लिए भी काम आता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एनिमेशन है फ्लैश में क्रिएटेड। इस तरह के हम काफ़ी सारे एनिमेशंस फ्लैश के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों के पोएम्स, राइम्स और ई लर्निंग प्रोजेक्ट सब फ्लैश की मदद से ही बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें लिंकिंग कर सकते हैं। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाना हो तो हम बटन्स के थ्रू फ्लैश के अंदर बना के लिंकिंग के थ्रू हम इंटरेक्टिव एनिमेशंस बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आप एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 या एक्शन स्क्रिप्ट 2.0 का यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन हो कि हमें जो स्क्रिप्ट है अगर वर्जन 2.0 में लिखनी है तो हम एक्शन स्क्रिप्ट 2.0 फाइल यूज़ करेंगे। अगर आपको एक्शन स्क्रिप्ट वर्जन 3.0 यूज़ करना है तो आप एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 का यूज़ करें। फिलहाल के लिए मैं एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 चूज़ कर लेता हूँ। न्यू फाइल करते ही हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ्लैश का इंटरफेस दो चीज़ों से में डिवाइडेड है। इसमें आपको मिलेगा एक वर्किंग एरिया, जो वाइट जो स्पेस देख रहे हैं वो वर्किंग एरिया है हमारा, इसे हम स्टेज भी बोलते हैं। और आपको मिलेंगे पैनल्स। इस वर्किंग एरिया के नीचे है टाइमलाइन और राइट हैंड साइड में आपको मिलेंगे पैनल्स। आप स्टेज पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी पैनल दिख रहा होगा। इस प्रॉपर्टी पैनल के ऊपर दो छोटे ट्रायंगल्स हैं। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉपर्टी जो पैनल है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर इसमें आप देख रहे होंगे, जैसे आपने अभी स्टेज पे क्लिक किया तो आपके पास स्टेज की प्रॉपर्टी आ रही है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपके पास एक एडिट बटन है। यहाँ पे आपको डायमेंशंस मिलेंगे अपने स्टेज के। तो अगर आप डायमेंशन चेंज करना चाहते हो तो डायमेंशन चेंज कर लें। इसके अलावा आपके पास रूरल यूनिट्स हैं, जैसे आपको अगर इंचेस चाहिए हैं, सेंटीमीटर्स चाहिए तो उस हिसाब से आप चेंज कर लें। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, मैं अभी वाइट रख लेता हूँ। और आपकी टाइमलाइन की आप फ्रेम रेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जो फ्रेम रेट चाहिए आप ओके कर दें तो आप देखेंगे आपकी जो स्टेज की साइज़ है वो अब चेंज हो गई है। प्रॉपर्टी पैनल के साइड में आपको मिलेगा टूल पैनल। अब आप देखिए, जैसे कोई भी अगर आप यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी बार में दिखाई देगी। अगर आप स्टेज पर क्लिक करते हैं तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। किसी वजह से आपको अगर यहाँ प्रॉपर्टी पैनल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप हमेशा विंडो मेनू में जाके अपने प्रॉपर्टी जो अपने पैनल्स हैं आपके वो एक्सेस कर सकते हैं। टूल पैनल के अंदर अगर आप किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, इस टूल पैनल को थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लाइन टूल पर क्लिक किया है तो नीचे सबसे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन एरिया। तो आप जिस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे उसके कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे ऑप्शन एरिया में मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं दूसरे टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो इस हिसाब से ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। किसी भी वक्त अगर आपके स्टेज को अगर आपको जूम इन या जूम आउट करना है तो आप राइट कॉर्नर में ऊपर प्री डिफाइंड वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 25% यूज़ कर लिया मैंने, यहाँ पर 100% यूज़ कर लिया। और अगर टूल पैनल में से आप जूम टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास नीचे ऑप्शन एरिया में दो ऑप्शंस आ जाएंगे, एक तो इनलार्ज करने के लिए और एक रिड्यूस करने के लिए। तो इनलार्ज बटन पे क्लिक करें तो आप जूम इन कर सकते हैं और अगर रिड्यूस बटन पे क्लिक करके आप
जूम आउट हो सकते हैं। जूम आउट और जूम इन के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस साइन का यूज़ करें तो आप जूम आउट हो जाएंगे, अगर कंट्रोल और प्लस साइन का यूज़ करेंगे जूम इन हो जाएंगे। टूल बार में आप अगर किसी भी टूल के ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो उससे रिलेटेड उस टूल का शॉर्टकट आपको नज़र आएगा। जैसे मैंने लाइन टूल पे माउस लेकर गया हूँ तो इसका शॉर्टकट है एन। इसी तरह से सिलेक्शन टूल का है वी, हैंड टूल का है एच, जूम टूल का है जेड। बेसिकली सारी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स की इमेज फॉर्मेट जनरेट करते हैं। इसमें से सबसे पहले है रास्टर इमेज या फिर बिटमैप और दूसरा है वेक्टर इमेज। फ्लैश वेक्टर बेस्ड इमेजेस क्रिएट करता है और जो रास्टर इमेजेस क्रिएट करते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि फोटोशॉप। अभी बेसिकली रास्टर और वेक्टर बेस्ड इमेजेस में क्या फ़र्क है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। मेरे पास स्टेज के ऊपर दो एक से दिखने वाली इमेजेस हैं। इसमें से एक है रास्टर और दूसरी है वेक्टर। अगर हम इस स्टेज के ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करेंगे अगर, तो आप देखेंगे जो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज है वो ब्लर हो गई है और जो राइट हैंड साइड में जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर है। बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज है वो है जेपेग फॉर्मेट यानी कि रास्टर इमेज है, जैसे कि फोटोशॉप में वगैरह में क्रिएट करते हैं और जब हम जूम करते हैं तो वो इमेज जो है पिक्सेलेटेड हो जाती है। वेक्टर बेस्ड इमेज हमेशा पिक्सेलेटेड इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो कर्व बेस्ड ड्राइंग होती है, यानी कि कंप्यूटर इन ड्राइंग्स को मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स और इक्वेशन के हिसाब से जनरेट करता है। तो आप बेसिकली जब भी आप इन वेक्टर इमेजेस को जब आप जूम करते हैं तो कंप्यूटर इन इमेजेस को रीजनरेट करता है मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से, और जितना भी आप जूम करें ये इमेजेस फटती नहीं हैं। दूसरी तरफ बिटमैप इमेजेस स्केल होने पर ब्लरी और डिस्टॉर्टेड हो जाती है क्योंकि वे पिक्सल बेस्ड होती हैं। पिक्सल बेस्ड जूम होने पर रीजनरेट नहीं हो पाते और अपनी ही जगह पर स्केल हो जाते हैं। इस वजह से हमें एजेस ब्लरी दिखाई देती हैं और इमेजेस